नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट टॉक में। दोस्तों, जैसे कि दिन में मैंने इस बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी पे बात करने वाले हैं डायरेक्ट टॉक में, और उसी विषय को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तो इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग आज एक बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी आखिर है क्या। इसके बारे में बार बार बातचीत होती है और ये किस तरीके से काम करती है और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे वर्किंग कर रही है। इस सीरीज़ में हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग अलग विषय जो इसके अंतर्गत आएंगे उनके बारे में हम लगातार हर वीक में एक एक वीडियो आपके बीच में लेके आते रहेंगे, और जिससे कि आपकी इंसाइट इस बारे में और ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, दो तरीके की सिक्योरिटी मेजरली किसी भी कंट्री के लिए होती है। फर्स्ट, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो कि देश की सीमाओं से बाहर जाकर होती है और जिसकी रक्षा हमारी का अधिकतर मिलिट्री सर्विसेज करती हैं। सेकेंड सिक्योरिटी होती है इंटरनल सिक्योरिटी, जिसको कि देश के अंदर होने वाली कोई भी गतिविधि, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न को उसको इंटरनल सिक्योरिटी कैटेगरी के अंतर्गत डाला जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी को जो मिनिस्ट्री देखती है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, या राज्य में गृह मंत्रालय या गृह विभाग जो भी होता है वो उसको देखता है। और इसके जो कोऑर्डिनेशंस की बात करें या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, तो इंटरनल सिक्योरिटी वैसे तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या किसी भी नेशन का एक साझा विषय है। लेकिन अगर हम अपने संविधान के अनुसार देखें तो जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, पुलिसिंग है, वो जो है स्टेट कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसी विषय के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या किस तरीके से हमारे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी आज तक रही है और क्या क्या उसमें किस तरीके से उसने फंडामेंटल्स पे वर्क्स किया है, और आज किस तरीके से जो भी इदारे या जो ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग देखते हैं वो किस तरीके से दिखती है। देखिए दोस्तों, जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उसी समय पाकिस्तान भी बना। टू नेशंस उस समय बने, और उस समय उससे पहले की जो पॉलिसिंग थी वो जो उस समय के रूलर थे, ब्रिटिश रूलर्स थे, वो सिक्योरिटी को हैंडल करते थे। और कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के टाइम की इंटरनल सिक्योरिटी जो है, और जो ये फोर्सेस का इस्तेमाल है, पुलिसिंग को जो इस्तेमाल करते थे, वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से पुलिसिंग का इस्तेमाल करते थे। और इसका हमने इतिहास में अलग अलग जगह पे पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। लेकिन दोस्तों, हम बात करें 1947 के बाद की बात, जब भारत आज़ाद हुआ, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो इंटरनल सिक्योरिटी भारत का सबसे पहले बड़ा चैलेंज, दोनों इंटरनल एक्सटर्नल लेवल पे बड़े चैलेंज है। 1947 में साथ साथ वॉर हो गया, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। उस वॉर में के समय एक्सटर्नल थ्रेट हमें मिली पाकिस्तान की तरफ से, उसको एक्सटर्नल लेवल पे जो है मिलिट्री लेवल पे देखा गया। लेकिन साथ साथ डिवाइड होने के टाइम पे ही इंटरनल सिक्योरिटी एक प्रमुख मुद्दा निकल के आया, क्योंकि देश का विभिन्न रियासतों को मिलाया जा रहा था, तो सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, चाहे वो जूनागढ़ का इशू हो, चाहे वो हैदराबाद का इशू हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो। तो वो इशू भी थे। उसको उस समय पहले गृह मंत्री जो थे देश के, आज़ाद भारत के, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको बड़ी अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी का डल किया, और एक इंडिया का जो एक भारत का जो रूप है वो निकल के सामने आया है। दोस्तों, उस समय के रखे हुए नींव का ही उदाहरण है कि आज हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी एक प्राइम इशू हमेशा से रहा है, और हमारा हिंदुस्तान जो है इंटैक्ट भी रहा है। और उसके बाद लगातार देश आगे बढ़ता चला गया, और इंटरनल सिक्योरिटी को हमने बहुत बड़े लेवल पे कंटेन भी किया है। अगर आप अपने पड़ोसी जो कुछ समय हमारे साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, तो वहाँ पे ये पूरी तरीके से मतलब उनका बुरा हाल है। टेररिज्म निकल रहा है वहाँ से लगातार, वो खुद भी उस चीज़ से पीड़ित हो रही है वहाँ की जनता। और उसका मेन रीज़न है कि वो इंटरनल सिक्योरिटी का इस्तेमाल उन्होंने जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के लिए किया, या अपने हितों को साधने के लिए किया, और उसमें कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, और ना ही लोगों की भलाई के लिए उस पर कोई काम हुआ। तो जिसलिए वहाँ पे चैलेंजेस निकल कर, लेकिन इसके उलट में इंडिया में भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। अगर चैलेंजेस की बात करें तो इंडिया में जो अक्रॉस लास्ट 75 ईयर्स में जो चैलेंजेस निकले हैं, उनमें से जो कश्मीर का हमारे सामने था, इंटरनल चैलेंज एक कश्मीर की तरह हो गया।
हमारा बीच में नक्सलिस्ट की प्रॉब्लम इंडिया में, जो बहुत ही ऐसी स्टेट से कई डिस्ट्रिक्ट ऐसी पूरी पूरी डिस्ट्रिक्ट नक्सलिस्ट से प्रभावित रही है हमारे देश में। उसके अलावा कम, क्योंकि देखिए जो टू नेशन थ्योरी बनी वहाँ पे मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड की गई और इंडिया के लिए एक सेकुलर कंट्री का की धारणा के ऊपर काम किया गया, जिसमें कि विभिन्न मजहबों के बहुत सारे लोग थे। तो कम्युनल टेंशन्स का भी खतरा लगातार बना रहता था और हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कम्युनल टेंशन्स हैं जो कि इंडिया के इतिहास में रिकॉर्ड है और उसको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आती है। तो ये बहुत से इस तरीके के चैलेंज रहे उस समय, ख़ास तौर पे कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे थे, गुंडाज थे या लूट जैसे डाकू वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे विषय थे कि जो कि लगातार निकल के आते थे। कुछ टेररिज्म के इनपुट्स निकल के आते थे, छोटे छोटे टेररिज्म, चाहे आपको खालिस्तानी टेररिज्म की बात कर रहे हो आप, चाहे आप सिमी जैसे इस्लामिक टेररिज्म की बात कर रहे हो आप। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी जन्म लिया जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग साबित हुआ। और इन सब चीज़ों को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी की थी, तो ये भी विषय बार बार निकल के आया कि जो गवर्नमेंट इंटरनल सिक्योरिटी को बेटर हैंडल नहीं कर पाई है, उसको लेकर काफ़ी चैलेंजेस उनको फेस भी करने पड़े और लोगों का भी रिएक्शन उसके प्रति था। लोग खासतौर पर इंडिया में बहुत अवेयर थे, अगर इंटरनल सिक्योरिटी कमज़ोर है तो डेफिनेटली वो बोलते थे और उसके बारे में बात करते थे, सरकार को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ता था। तो इंटरनल सिक्योरिटी भारत के कोर एजेंडे में हमेशा से रहा। अच्छा, तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारे कुछ 10-15 साल में तो बहुत इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी लगातार काम होता रहा। अगर हम बात करें तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आज़ादी के बाद लगातार सरकारें कोई भी रही होगी तो उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन खड़े करे, जैसे IB गए, IB की रूपरेखा रखी गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जो कि विद इन इंडिया के बारे में पूरी इंटेलिजेंस गैदर करती है और देश को कोई भी खतरे से होने से, खतरे से या एक्सटर्नल खतरे से होने से बचाती है। उसके अलावा क्राइम होने पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का गठन किया गया है, जो कोई क्राइम होता है या क्रिमिनल माइंडसेट से कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसको हैंडल करने के लिए CBI का सहारा लिया गया। मनी से रिलेटेड अगर कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट कंट्री को होती है तो उसके लिए भी उन्होंने ED का इस्तेमाल, ED के जैसे इदारों का गठन किया गया है, विभिन्न विभिन्न सरकारों ने किया है। और इनको कंटेन करने के लिए फोर्सेस की बात है, पुलिसिंग जैसे कि स्टेट विषय है, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो अगर कोई कहीं पे किसी स्टेट में अगर कोई इलेक्शंस होता है या कोई बड़ा केस इस तरीके से आएगा जो कि हैंडल नहीं हो रहा स्टेट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देता है। तो वहाँ पे भी कुछ सेंट्रल फोर्सेज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट की बहुत सारी फोर्सेज है, लेकिन सेंट्रल की भी बहुत सारी फोर्सेज, जैसे CRPF है, जो कि जो दंगे वगैरह होते हैं, कुछ भी इस तरह एक्टिविटी, CRPF का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। ICSF है, जो कि हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी सुरक्षा का काम ICF करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हो, जो कि बॉर्डर को सिक्योर करती है। ITBP जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे जाकर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा स्टेट में बहुत सारे CID हो गया या कुछ अन्य पुलिसिंग के लिए जो छोटे छोटे या अपने अपने स्तर के जो इस तरह के विभाग हैं उनका गठन किया गया है। तो ये हमारी एक रूपरेखा बनी है जिसकी वजह से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स पे हम लोग बड़े स्ट्रेंथन हुए हैं, चाहे इसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, या अलग अलग इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मनी की सिक्योरिटी के लिए, देश की अर्थव्यवस्था किसी तरह की सिक्योरिटी के लिए अगर सामने चीज़ें आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल, इन तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। लगातार हो भी रहा है, हम भी देखते भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बहुत सारा है। अपोजिशन अभी आज की परसेंट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाती है कि आप सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल अपने विपक्ष को घेरने के लिए कर रहे हो, उनको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, उनको प्रताड़ित करने के लिए कर रहे हो। तो लेकिन जो भी हो, हम राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग इस बारे में जरूर बताएंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और आज की डेट में हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स पे है, काफ़ी हद तक नक्सलिस्ट कंट्रोल में हो चुका है। 370 के रिमूव होने से कश्मीर में टेररिज्म अब अपने एट लोवेस्ट पे है और जो अनदर डिस्प्यूट्स हैं उनको भी कंटेन किया जा चुका है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही पिछले 10 साल में, जिसके जगह पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहते हैं। तो दोस्तों, ये इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर आज का एक जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, हमने आज आपको इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हमने आपको बताया और एंड हाउ इट वर्क एक्चुअली, ठीक है।
और इसका गठन कैसे हुआ है और किस किस तरह कौन कौन से इसमें प्रमुख इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो मैं इस बारे में आपको आज जो अपडेट दी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको ये अच्छा लगा होगा, इसका आपको एक ब्रीफ और रिव्यू मिला होगा। इसके बाद हम वीक टू वीक बेसिस पे एक पर्टिकुलर विषय को पकड़ के इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग उसके बारे में आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अपडेट को के बारे में जानकारी लेने के लिए आप पहले सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डायरेक्ट टॉक को, और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। अगर आपको फिर भी कोई और आपका पसंदीदा कोई टॉपिक हो इंटरनल सिक्योरिटी रिगार्डिंग, अगर आप चाहते हो उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में डिटेल्स में हम उस बारे में ज़रूर जानकारी एकत्र करके आपके पास उसको डिटेल्स को लेकर आएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी आज की डेट में इंडिया की वर्क कर रही है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।